नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम होलकर वंश को समझेंगे और ये पहला पार्ट नहीं बल्कि तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 वीडियो मैं होलकर वंश से जुड़े अपलोड कर चुका हूं, जो आपको चैनल में ही एमए हिस्ट्री सेकंड सेम की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। दोस्तों, एमए के किसी दूसरे सेम में या फिर बीए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर होलकर से जुड़े कुछ प्रश्न आते हैं, एग्जाम्पल के लिए मराठा साम्राज्य के विकास में होलकरों का योगदान या फिर होलकर वंश पर टिप्पणी लिखिए, यशवंत राव अहिल्याबाई होलकर या फिर मल्हार राव होलकर, इन 3 प्रमुख राजा और महारानी पर अगर कोई प्रश्न आता है, होलकर की संस्कृति, विकास, स्थापत्य कला, होलकर से जुड़े किसी भी प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आप होलकर सीरीज़ के सभी वीडियो को देखते हैं। तो इस वीडियो में हम तुकोजी राव होलकर को समझेंगे। तुकोजी राव जो थे वो मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र थे। साथ ही अहिल्याबाई इन्हें अपना बहनोई मानती थी। बात ये थी कि मल्हार राव होलकर के बाद में उनसे पहले ही सन 1754 में उनके पुत्र खांडे राव होलकर की कुमेर के किले में एक बारूद का गोला लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वे अपनी खुली पालकी में सेना का निरीक्षण कर रहे थे। 1765 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है और 1767 में अहिल्याबाई के पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते 1767 में अहिल्याबाई होलकर अगली शासिका बनती है मराठा पेशवा की अनुमति से। तो जब अहिल्याबाई अपना पूरी तरह शासन कर लेती हैं, इससे पहले ही जब खांडेराव की मृत्यु हो जाती है, तो अपने अगले वारिस के रूप में या फिर अपने उत्तराधिकारी के रूप में मल्हार राव होलकर अपने एक बहुत अच्छे दोस्त श्रीमंत तानूजी होलकर के पुत्र तुकोजी राव होलकर को अपना दत्तक पुत्र घोषित कर देते हैं। हालांकि वे अपना उत्तराधिकारी अहिल्याबाई होलकर को ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जो तुकोजी राव होलकर होते हैं वो अहिल्याबाई होलकर के सेनापति होते हैं और साथ ही इन लोगों के बहुत ज़्यादा घनिष्ठ, एक प्रकार से एक फैमिली की तरह रहते हैं। तुकोजी राव जब 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो जाती है तो ये अगले होलकर शासक बनते हैं। लेकिन आप इनका समर्पण देख सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर का कितना सम्मान करते थे कि ये आगे तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये अहिल्याबाई होलकर के सिक्के, उनकी मोहर, उनके नाम पर शासन करते हैं। और फिर जब 1797 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर आगे जाकर राजगद्दी के लिए युद्ध शुरू होता है। तो पहले तुकोजी राव होलकर को देख लीजिए। इनका जन्म होता है 1723 में। इनका जन्म होता है 1723 में। इस बात को याद रखना कि 1728 में जब निज़ाम के खिलाफ युद्ध में 1727 या 28 में जो होता है, बाजीराव वन की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मल्हार राव होलकर। तो बाजीराव वन खुश होकर मल्हार राव होलकर को इंदौर राज्य में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे देते हैं, साथ ही वहाँ का भी शासक नियुक्त कर देते हैं। तो इस तरह होलकर वंश की शुरुआत 1728 में होती है। तो इनका जन्म कब होता है? 1723 में, यानी कि उससे कितने 5 साल पहले इनका जन्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट करना है। इनकी मृत्यु होती है 1797 में। इनकी मृत्यु के बाद एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि इनकी मृत्यु के बाद में मराठे कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मराठा सरदार होते हैं। इस बात में कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है कि जो सिंधिया थे, होलकर थे, पवार थे देवास के, गायकवाड़ थे गुजरात के, और जो भोसले थे नागपुर थे, ये सभी मराठा पेशवा और छत्रपति के सेनापति या फिर सामंत थे, एक प्रकार से सरदार थे। जब मराठा साम्राज्य कमज़ोर हुआ या फिर मराठा पेशवाओं ने अपनी मित्रता के चलते इन्हें राज्य प्रदान किए और धीरे धीरे इन्होंने छोटे राज्यों को बड़ा किया और इन्होंने अपने अपने वंशों की नींव डाल दी। इस बात को ध्यान में रखना कि ये मराठों के अंतर्गत ही रहे आखिरी तक, ठीक है। तो 1797 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मराठा शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है और फिर परिणाम होता है कि 1802 से 1805 तक सेकंड आंग्ल मराठा वॉर चलता है। हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो इनके पापा का नाम था श्रीमंत तानूजी है भैया, श्रीमंत तानूजी होलकर, और इनके पुत्र थे काशीराव, मल्हार राव होलकर और बिठोजी राव होलकर।
यशवंतराव होलकर। यहाँ पर एक अगला वीडियो जो आएगा अगला, वो यशवंतराव होलकर पर रहेगा, जो कि होलकर वंश की सबसे प्रतापी शासक रहे, लेकिन सबसे वीर शासक होने के बाद भी जिन्हें मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है, और कहते हैं कि इन्होंने 18 से 20 लड़ाइयाँ लड़ी और ये कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। लेकिन उसके बाद भी यशवंतराव होलकर मराठा शक्ति के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो कैसे, वो अगले वीडियो में आपको देखना है। तुकोजी राव मल्हार राव के दत्तक पुत्र थे, जैसे कि हम समझ चुके हैं। तुकोजी श्रीमंत तानूजी होलकर के पुत्र थे, जो मल्हार राव के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे। अहिल्याबाई इन्हें अपना बहनोई मानती थी। तुकोजी ने कभी भी अपनी मुद्रा व मुहर जारी नहीं की। वे सदैव अहिल्याबाई की मुद्रा व मुहर का इस्तेमाल करते रहे। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दोस्तों, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो या तो इनसे जुड़ा कोई प्लेस आपके दिमाग में रहना चाहिए, या फिर इनकी तस्वीर आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। आगे देखते हैं। रानी अहिल्याबाई की बेटी ने एक गरीब व्यक्ति यशवंत से प्रेम विवाह किया था। ये यशवंत नाम का व्यक्ति यशवंतराव होलकर नहीं है, बल्कि ये एक साधारण सा गरीब व्यक्ति था। इन्होंने इनकी लव मैरिज करवा दी थी, बिना जाति पाति का देखे, क्योंकि ये निचली जाति का व्यक्ति था। दोनों का विवाह करवाया था इन्होंने। और जब यशवंत की मृत्यु हो जाती है, यशवंत फट से इनका नाम होता है, इनकी जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद में इनकी बेटी भी सती हो जाती है, जो कि एक हिस्टोरिकल, एक सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं कि जो रानी सती प्रथा के खिलाफ थी। और कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर खुद सती होने जा रही थी अपने पति की मृत्यु के बाद में, और इनके ससुर ने इन्हें बचाया था और इन्हें भावी उत्तराधिकारी के रूप में शिक्षा दीक्षा दी थी। लेकिन ये खुद अपनी बेटी को नहीं बचा पाई, जबकि ये खुद बहुत ज़्यादा लिबरल विचारों की महिला मानी जाती है, क्योंकि ये पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती थी। अगले राजा बनते हैं काशीराव होलकर। इनका समय बहुत कम रहता है और ये सिर्फ 1 साल के लिए गद्दी में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें पूरी तरह से प्रशासन देने के पक्ष में कोई भी नहीं होता है। इनके पिता और अहिल्याबाई होलकर मिलकर डिसाइड करते हैं कि काशीराव होलकर प्रशासन संभालेंगे और सैन्य प्रशासन संभालेंगे मल्हार राव होलकर सेकंड। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं इनके पिता तुकोजी राव, वो पूरी तरह से इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, और जो मल्हार राव होलकर सेकंड होते हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जिसके चलते आपस में गृह युद्ध छिड़ जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म होता है 1767 में और इनकी मृत्यु होती है 1807 में। लेकिन सिर्फ 1 साल गद्दी में बैठने के बाद इन्हें हटा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर तुकोजी राव की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए युद्ध होता है, जबकि तुकोजी और अहिल्याबाई निश्चित करते हैं कि काशीराव प्रशासन संभालेगा और सैनिक शासन मल्हार राव द्वितीय देखेगा। तुकोजी राव इस बात को नज़रअंदाज करके काशी को राजा बना देते हैं, जबकि जनता और सेना मल्हार राव द्वितीय के साथ समर्थन करती है। यहाँ तक कि बिठोजी और यशवंत राव, जो इनके 2 अन्य भाई होते हैं, वे भी मल्हार राव द्वितीय का समर्थन करते हैं। काशीराव गद्दी पर बने रहने के लिए ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया से मदद लेता है। दौलत राव सिंधिया 1 नंबर का स्वार्थी आदमी था, और वो यहाँ पर 14 सितंबर 1797 को दौलत राव सिंधिया अचानक से मल्हार राव द्वितीय पर हमला कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पर से कलेश और ज़्यादा बढ़ जाता है। यशवंत राव और उसका भाई बिठूजी बचकर नागपुर और फिर कोल्हापुर में शरण लेते हैं। यशवंत राव ने नागपुर के राघोजी द्वितीय भोसले के यहाँ शरण ली। जब सिंधिया को यह पता चला, तो उन्होंने राघोजी द्वितीय भोसले को यशवंत राव को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। यशवंत राव 20 फरवरी 1798 को गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ पर भवारी शंकर खत्री, जो यशवंत राव के साथ थे, उन्हें भगाने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं और 6 अप्रैल 1798 को नागपुर से भाग जाते हैं। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि भवानी शंकर खत्री आगे जाकर जो यशवंत राव होलकर होते हैं, इन्हें बहुत बड़ा धोखा देते हैं, और इसके बदले में भवानी शंकर खत्री को दिल्ली में अंग्रेज एक कोठी देते हैं, जिस कोठी को आज भी नमक हराम की कोठी इस तरह से कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा धोखा देते हैं जिसके वजह से जो यशवंत राव होलकर होते हैं उन्हें बड़ी पराजय झेलनी पड़ती।
अब मल्हार राव होलकर के चले जाने के बाद में मल्हार राव होलकर जो सेकंड होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद में यशवंत राव होलकर सबसे योग्य बचते हैं और इनका समर्थन जनता और सेना दोनों करती है। आनंद राजा पवार ने भी यशवंत राव की मदद करते हैं, क्योंकि यशवंत राव होलकर पवार की एक समय पर मदद करते हैं जब उनका मंत्री विद्रोह कर देता है। यशवंत राव ने अपनी सेना बनानी शुरू करती है, जिसमें वे कई साहसी सैनिकों को शामिल करते हैं। इसके बाद में कुछ समय के लिए खांडे राव होलकर द्वितीय बैठते हैं गद्दी पर, चूँकि जो मल्हार राव होलकर यशवंत राव होलकर होते हैं वो खुद कभी सीधे तौर पर गद्दी पर नहीं बैठते हैं। वे क्या करते हैं कि जो काशीराव होलकर रहता है, काशीराव होलकर को हटा देते हैं और उसकी जगह में मल्हार राव द्वितीय, जो कि राजा बनना चाहते थे और जिनके समर्थन में जनता और सेना दोनों ही थी, उनका विरोध जिसको जो सिंधिया राजा थे उनकी मदद से काशीराव मरवा देता है, तो उस मल्हार राव द्वितीय के बेटे को, जिनका नाम खांडे राव होलकर द्वितीय होता है, जो कि सिर्फ 1 साल के होते हैं, उन्हें अगला राजा घोषित करवा देते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 1799 से लेकर 1811 जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, तो इस समय तक राजा यही थे, लेकिन इन्होंने नाम मात्र के लिए 1 साल के बच्चे को राजा बना दिया था और 8-9 साल के होते तक भी उन्हें कहाँ इतना ज्ञान रहा होगा कि वे अपने राज्य को ऊपर ध्यान दे सके। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यशवंत राव होलकर ही यहाँ पर राजा थे। तो अब हम अगले वीडियो में समझेंगे यशवंत राव होलकर को, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा माने जाते हैं होलकर वंश के। इन्हें मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यशवंत राव होलकर की। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपका कोई टारगेट है, आपका कोई लक्ष्य है, तो इसलिए मत पढ़िए कि आपके पास और दूसरा काम नहीं है या फिर घर वालों को दिखाना है या फिर किसी को दिखाना है। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए और उस काम को पूरी शिद्दत के साथ पूरा मन लगाकर करिए, ताकि ज़िंदगी में कभी पछतावा न रहे कि मैंने उस काम को बेहतर तरीके से नहीं किया। इसीलिए अगर आपका कोई उद्देश्य है, कुछ करना चाहते हैं, तो जुट जाइए मन लगाकर। फिर मिलते हैं अब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।